तो मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है विश्व का इतिहास 1870 ईस्वी से लेकर 1950वीं ईस्वी तक, तो उससे संबंधित ये कंप्लीट वन शॉट वीडियो होने वाला है। इसमें आपका यूनिट फर्स्ट का, यूनिट सेकंड का, यूनिट थर्ड का और यूनिट फोर का, चारों के चारों यूनिट उनका रिविजन होने वाला है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना है। साथ के साथ इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी सॉल्यूशन वाली, अभी बता देता हूँ आपको। सॉल्यूशन वाली पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम को जैसे आप ज्वाइन करोगे तो इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। जैसे टेलीग्राम चैनल पे पहुंचोगे, ऊपर की तरफ आपको यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी चैंपियन एमजीसी लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे, नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, यहाँ फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस फाइल वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। उसके बाद में आपको ऊपर की तरफ यहाँ पर सर्च का बार मिलेगा, इस सर्च के बार पे ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना आपको हिस्ट्री। जैसे आप हिस्ट्री सर्च करोगे, हिस्ट्री बीए फोर्थ सेमेस्टर की पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी। इस पे ऐसे क्लिक करोगे तो उसके बाद में आपको ऐसे करके पढ़ लेना है इसको। समझ में आ गया? साथ के साथ अब आपको क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। इसी टॉपिक पे, विश्व के इतिहास पे आपके सामने अन्य वीडियो देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां जाकर देख सकते हो। और फ्लिपकार्ट और मंत्रा से कोई चीज़ खरीदना चाहते हो तो व्यू प्रोडक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके खरीद सकते हो। सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है वो आपको जरूर मिलेगा। अब अपन बढ़ते हैं आगे की तरफ। यूनिट फर्स्ट में है बिस्मार्क की विदेश नीति के प्रमुख तत्वों को संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो बिस्मार्क की जो विदेश नीति थी उसके क्या क्या प्रमुख तत्व थे, उसके ऊपर आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला। अगले वाले प्रश्नों की तरफ अपन आगे बढ़े। तो आपको पता है बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क है वो क्या था, जो जर्मनी है उसका क्या था, उसका चांसलर था। ठीक है, उसके द्वारा जो जर्मनी है उसकी एकीकरण की पूरी प्रक्रिया है उसको तय किया गया था। तो जर्मनी के एकीकरण 1871 के बाद जो चांसलर है ओटो वान बिस्मार्क की विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य युद्ध से बचाना था। तो इसको लोहे व रक्त की नीति अपनाई इसने। ये क्या था, बिस्मार्क कौन था? जर्मनी का एकीकरण के बाद में वहां का चांसलर बना और इतना समझदार व्यक्ति था। ये क्या करता था, जिस देश के साथ इसको पता है कि जिस देश के साथ अपन नहीं लड़ सकते हैं, उस देश को तो क्या कर देता था, अपनी कूटनीति से बना लेता था, कैसे ना कैसे दोस्त वगैरह को बनाकर उसके साथ धोखाधड़ी करके उसको अलग कर देता था। जैसे इसको पता था कि अपन फ्रांस है वो अपने से मजबूत देश है, इसके साथ अपन लड़ाई नहीं कर सकते, तो इसको क्या करता था, कूटनीति से मनाया और पूरी दुनिया से अलग थलग कर दिया। अच्छा, जिन देशों को इसको पता है कि अपन हरा सकते हैं, ऑस्ट्रिया जैसे देशों को, उनके साथ उनको क्या कर लिया, युद्ध में लड़ाई करके अपने साथ मिला लिया। और खास बात यही थी कि दुनिया में किसी को इन बातों का पता भी नहीं चलने दिया। तो बिस्मार्क की लोहे और रक्त की जो नीति है, जिसको बलबन की नीति भी आपको पता है, उसके नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद भारत में बलबन की, और पूरी विश्व में जो जर्मनी के जो चांसलर थे ओटोमान बिस्मार्क की लोहे और रक्त की नीति फेमस थी। ठीक है, तो जो विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था, क्या तो युद्ध से बचना है और फ्रांस को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करना था, ताकि जर्मनी नई और सुरक्षित स्थिति में रहे। इसका यही उद्देश्य था, कूटनीति का उपयोग करके फ्रांस को पूरी दुनिया से अलग कर दिया जाए, ताकि फ्रांस है वो क्या करे, फ्रांस उस समय सबसे ताकतवर साम्राज्य हुआ करता था, वो जर्मनी पे अटैक ना कर सके, जर्मनी पर युद्ध ना कर सके, ताकि अगर युद्ध करेगा तो वो क्या हो जाएगा, फिर से बिखर जाएगा, अपने साथ कर लेगा। पहला इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, कूटनीतिक फ्रांस को अलगाव करना, फ्रांस को पूरी दुनिया से अलग करना। बिस्मार्क का मानना था कि फ्रांस हमेशा ओल्सेस लोरेन की हार का बदला लेना चाहता है। तो ये जो बिस्मार्क है उसको पहले पता था, उनके जो जर्मनी है उसके द्वारा जो युद्ध किया गया था ओल्सेस लोरेन का, उस युद्ध का जो फ्रांस है वो हमेशा बदला लेना चाहता है। इस चीज़ के बारे में हमेशा पता था जो बिस्मार्क था इसको। तो ये क्या कहता था, इसको पता है कि वो इस युद्ध का बदला कभी भी ले सकता है, इसलिए उसने क्या किया, फ्रांस को जो यूरोपीय शक्तियां हैं उससे दूर रखने का निरंतर प्रयास किया। मतलब इसने क्या किया, जो यूरोप की अन्य शक्तियां थी, जो आपके सामने जो यूके है, इंग्लैंड है ना, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रिया है, और भी बड़े बड़े जो देश थे, उनको उनसे क्या किया, इस देश को जो फ्रांस है उसको पहले दूर रखा, उनके खिलाफ इसको भड़का के रखा कि भाई फ्रांस है ना वो क्या है, सबको अलग थलग करना चाहता है, सब पे राज करना चाहता है। इससे क्या हुआ, फ्रांस है वो और जो अन्य शक्तियां थी उससे दूर रहा, और जर्मनी है वो इसके युद्ध के प्रकोप से सुरक्षित रहा। अगला क्या, शांति का संगठन करना।
इन्होंने यूरोप में शांति बनाए रखने के लिए जर्मनी को घेरने से रोकने के लिए जटिल गठबंधन प्रणाली का निर्माण किया, जिसमें तीन सम्राटों का संघ जो लीग ऑफ द थ्री एम्पायर और दोहरी संधि ड्यूल अलायंस शामिल थे। मतलब इसने क्या किया, इसने ताकि जर्मनी सुरक्षित रहे, है ना, और यूरोप में शांति रहे। क्यों? यूरोप में आपस में जो देश है वो युद्ध ना करें, और इसमें जर्मनी है वो शांत रहे, जर्मनी पर कोई युद्ध नहीं करे, क्योंकि उसका नया नया एकीकरण है। अभी अगर उस पर युद्ध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसने क्या किया, एक अलग एक जटिल जो एक गठबंधन का निर्माण किया, जहां पर तीन सम्राटों का, जर्मनी, फ्रांस और यूके है, उसका क्या कर लिया इसने, जो लीग ऑफ थ्री संघ, सम्राटों का संघ, लीग ऑफ थ्री एम्पायर के नाम से इसने एक संघ का निर्माण किया, एक गठबंधन का निर्माण किया। जैसे ऐसे समझ लो कि क्या करते हैं, जो चाइना है, भारत है और यहाँ पर जो रूस है, ये तीनों मिलकर क्या कर लिया, अमेरिका के साथ एक साथ हो जाए, इस प्रकार का गठबंधन है उसमें देखने को मिला, ताकि है जो कोई बड़ा साम्राज्य उन पे आक्रमण ना कर सके। साथ के साथ इसने कौन सी अपनी नीति को अपनाया, दोहरी संधि है, उस नीति को भी इसने अपनाया था। अगले वाला पॉइंट है त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपल अलायंस। तो इसमें इसने क्या किया, जर्मनी, जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली शामिल थे। तो इसमें अपन जो बता रहा हूँ ना आपको, सम्राटों का जो संघ है वो किस किस के बीच में हुआ था, जर्मनी के बीच में, ऑस्ट्रिया हंगरी के बीच में और इटली के बीच में, वो जो संघ जो आपके सामने गठबंधन है वो किया गया था, जिसमें जिसका लक्ष्य क्या था कि अगर ये तीन छोटे छोटे देश मिलकर अगर एक साथ हो जाएंगे तो फ्रांस जैसे बड़े साम्राज्य को क्या कर सकेंगे, उसके खिलाफ लड़ सकेंगे। तो इससे क्या हुआ, फ्रांस को पता चल गया कि भाई ये तीन देश एक साथ आ गए हैं, तो इनके साथ अगर अपन लड़ाई करेंगे तो इनके साथ ही लड़ाई नहीं होगी, अपनी इन तीनों देशों के साथ लड़ाई होगी, और इससे हमारी हार निश्चित हो सकती है। तो इससे क्या है, जो फ्रांस है उसको एक तो अलग भी रख कर दिया गया, और राजनीतिक रूप से और सैन्य दृष्टिकोण से भी उसको क्या अलग करने का प्रयास किया। पूर्ण बिरमा संधि क्या है, रेंसोनेंस जो ट्रीटी की गई 1887 में, इसमें क्या है, रूस के तीन सम्राटों को संघ से बाहर होने पर बिस्मार्क ने रूस को से गुप्त रूप से संधि की, ताकि रूस और फ्रांस का गठबंधन ना कर पाए। तो पुनः बिरमा की जो आपके सामने एक ट्रीटी हुई, जिसमें क्या है, रूस ने जो तीन सम्राटों का जो संघ है उससे बाहर निकल गया, मतलब रूस है वो अलग हो गया। तो इससे क्या हुआ, बिस्मार्क ने क्या किया, बिस्मार्क ने तुरंत मौका पकड़ा, उसको पता चल गया अगर अब ये जो रूस है, ये आपको पता है सबसे बड़ा उस समय जो सोवियत संघ हुआ करता था, उस समय अगर ये फ्रांस के साथ संधि कर लेगा उससे टूटकर, तो क्या हो जाएगा, उस जर्मनी को खतरा हो सकता है। तो ये क्या चुपके से उसके पास पहुंच गया, रूस के पास, और उसने क्या कर ली, उसने जो पुण्य बिरमा की आपके सामने रूस के साथ संधि कर ली, ताकि है रूस और जो फ्रांस है उसके बीच में गठबंधन ना हो सके। अगला है बाल्कन में संतुलन। बिस्मार्क ने बिस्मार्क ने ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच में बाल्कन क्षेत्र में बढ़ते तनाव को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया, ताकि दोनों में से कोई फ्रांस के साथ गठबंधन ना करे। तो बिस्मार्क बहुत समझदार व्यक्ति था, उसने क्या किया, जो ऑस्ट्रेलिया और रूस के बीच में, दोनों करीब के दोस्त मतलब पड़ोसी देश है, इन दोनों के बीच में एक बाल्कन नाम का क्षेत्र था, वहां पर क्या तनाव बढ़ रहा था उस क्षेत्र को लेकर एक दूसरे के प्रति। तो ये क्या था, बिस्मार्क तुरंत वहां पर क्या किया, उसने उस क्षेत्र पे उन्होंने संधि कराने का प्रयास किया, प्रतिबंधित करने का प्रयास किया कि भाई तुम मत लड़ो, अगर आपस में लड़ाई करोगे तो भाई कहते हैं ना, दोस्त का दोस्त दुश्मन हो जाता है। तो इसी तरीके से क्या, फ्रांस में से रूस या जो फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया है वो आपस में क्या कर लेंगे, गठबंधन कर लेंगे, और जैसे ही गठबंधन होगा जर्मनी का उसमें नुकसान हो सकता है। तो आपको पता चल गया होगा, बिस्मार्क ने बहुत ही अपनी कूटनीति का प्रयोग करके फ्रांस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से पूरी दुनिया से अलग थलग करने का प्रयास किया। बिस्मार्क की नीति यथार्थवादी रियल पॉलिटिक का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। बहुत ही वास्तविक तरीके से इसने क्या किया, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, और बहुत ही समझदारी के साथ पूरी दुनिया से जो आपके सामने अलग करने का प्रयास किया, इसको, फ्रांस को। तो आपको पता चल गया, अलग अलग इसने नीतियां अपनाई। पहले उसने पूरी दुनिया से फ्रांस को अलग किया, कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, हंगरी हो गया, इटली जैसे देशों के साथ इसने क्या किया, गठबंधन किया। थ्री स्टे जो थ्री जो लीग ऑफ एम्पायर के नाम से इसने गठ संगठन बनाया, ड्यूल अलायंस किया। रूस के साथ इसने क्या किया,
जो फिर शांति का आपने गठबंधन का निर्माण किया, 3 जो सम्राटों का जो संघ का निर्माण हो गया, दोहरी संधि का निर्माण किया, ताकि क्या है जो जर्मनी और फ्रांस है वो जो फ्रांस है वो और कोई संघ के साथ गठबंधन ना कर सके। फिर त्रिपक्षीय गठबंधन का निर्माण किया जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और इटली जैसे देश शामिल थे ताकि फ्रांस को उनसे अलग किया जा सके। फिर जैसे उसको रूस टूटा, उससे अलग हुआ, जो 3 जो सम्राटों का जो लीग था, ऑस्ट्रिया के साथ उसका जो क्या चल रहा था, युद्ध, एक जगह को लेकर जो विवाद चल रहा था, उसने तुरंत क्या किया, उसके साथ संधि कर ली फिर से। और बाल्कन क्षेत्र था जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया और जो रूस के बीच में तनाव बढ़ रहा था, उसको तुरंत ही इसने क्या किया, संगठित करने का प्रयास किया। तो चलो, पहले यूनिट का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। केसर विलियम द्वितीय ने विश्व नीति ने किस प्रकार से यूरोपीय शांति को भंग किया? तो केसर विलियम द्वितीय की जो विश्व शांति है, उसने किस प्रकार जो यूरोपीय शांति है उसको भंग करने का प्रयास किया। अब आपने पहले वाले जो प्रश्न में पढ़ा, किस तरीके से बिस्मार्क ने, आपको पता है बिस्मार्क को पता था कि जर्मनी इतना शक्तिशाली देश नहीं है कि वो इंग्लैंड, फ्रांस व रूस जैसे बड़े देशों के साथ क्या कर सके, युद्ध में पड़ के आपको खुद का नुकसान करा सके। उसने अलग अलग प्रकार की कूटनीतियां अपनाई, लेकिन उसके बाद में क्या, एक जो केसर विलियम द्वितीय आया, उसने क्या किया, पहले तो बिस्मार्क को हटाया और जो जर्मनी है उसकी क्या है, उसकी विस्तारवादी नीति को अपनाना शुरू किया, जिससे यूरोप में अलग अलग प्रकार का क्या, यूरोप के जो अन्य देश थे उनको खतरा महसूस हुआ और उसने क्या किया, जर्मनी के खिलाफ खुद को लामबंद किया, जिसका नुकसान जर्मनी को साफ साफ देखने को मिला था। तो अब इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। केसर विलियम द्वितीय ने क्या किया, 1890 में बिस्मार्क को बर्खास्त करने के बाद में सावधानीपूर्ण जो समिति है महाद्वीपीय नीति को त्याग कर दिया। मतलब जो सबसे पहले तो इसने क्या किया, 1890 में, सबसे पहले जो 1890 में बिस्मार्क है उसको बर्खास्त किया अपने पद से, उसको हटाया। उसके बाद में क्या किया इसने, जो सीमित महाद्वीपीय जो नीति थी, जिसमें क्या था कि ये जो देश है उसके खिलाफ फ्रांस को अलग रखना, उसको बर्खास्त करने का इसने धीरे धीरे त्याग कर दिया। साथ के साथ विश्व नीति, वेल्ट पॉलिटिक अपनाई। इस नीति का उद्देश्य वैश्विक शक्ति के रूप में जर्मनी को स्थापित था। वेल्ट पॉलिटिक मतलब पूरी दुनिया के सामने जो जर्मनी है उसकी शक्ति को लाकर दिखाना कि जो जर्मनी है वो एक शक्तिशाली देश है, वो एक कमजोर देश नहीं है, वो भी फ्रांस व यूके और जो रूस जैसे देशों को क्या दे सकता है, टक्कर दे सकता है। तो इस प्रकार की जो उसकी जो विचारधारा है उसको अपनाया, जिसका नुकसान साफ साफ आपको किसको देखने को मिलता है, जर्मनी को देखने को मिलता है। और इससे क्या है, पूरी दुनिया की जो शांति है वो भी भंग होती है। क्या किया इसने, पहला जर्मनी नौसेना की जो शक्ति है उसका विस्तार करने का प्रयास किया। विलियम द्वितीय ने ब्रिटेन की नौसैनिक जो प्रभुत्व को चुनौती देकर एक विशाल नौसेना, जर्मन नौसेना का निर्माण पर जोर दिया। तो इसने क्या किया, इसने विलियम द्वितीय ने जो ब्रिटेन की जो नौसेना है, वो आपको पता है ब्रिटेन की भाई नौसेना वो बहुत ही मजबूत, उनके पास अलग अलग प्रकार के पोत थे, नौसैनिक पोत थे, बहुत ही विस्तारवादी और बहुत ही सुदृढ़ और मजबूत आपके सामने नौसेना थी, आपके किसकी, ब्रिटेन की। तो उस नौसेना को टक्कर देने के लिए इन्होंने जो जर्मनी की नौसेना का भी निर्माण करने पर जोर दिया। इससे ब्रिटेन को अपनी सुरक्षा को खतरा महसूस हुआ। इससे क्या हुआ है, ब्रिटेन को लगा कि उसकी जो सुरक्षा है, उसकी भी जो सुरक्षा है वो खतरे में जाती हुई दिखाई दे रही है। क्यों भाई, उसको लगा कि अब जर्मनी हमारे हमारे को टक्कर देने के लिए क्या है, नौसेना का निर्माण कर रहा है, तो हमें भी अब सतर्क हो जाना चाहिए। अब जर्मनी क्या है, पहले की तरह जो शांति की बात नहीं करता है, अब वो विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ रहा है। समझ में आ गया। वह जर्मनी के विरुद्ध में फ्रांस और रूस के साथ गठबंधन करके ट्रिपल एंटोट करने पर मजबूत हो गया। साथ ही साथ जर्मनी के साथ उसने क्या किया, जर्मनी के विरोध में उसने फ्रांस और रूस के साथ क्या कर लिया, गठबंधन करने पर वो मजबूत हो गया। समझ में आ गया। अगला है, उसने पुनः बिर्मा की जो संधि थी उसको त्याग कर दिया। तो 1890 में विलियम ने रूस के साथ पुनः बिर्मा की जो संधि है उसके साथ न्यूनीकरण करने से इनकार कर दिया। तो 1890 में विलियम्स ने क्या किया, पुनः बिर्मा की जो संधि है, जिसको जो बिस्मार्क ने किया था रूस के साथ, जैसे रूस गठबंधन से अलग हुआ तुरंत उसने इस संधि को कर लिया। जो ये आपके सामने विलियम्स है, उसने 1890 में जो ये संधि थी इसको फिर से रिन्यू करना था, फिर से पुनः जो उस पे साइन करनी थी, पुणे बिर्मा की संधि को पुनः नवीनीकरण करना था, उस पे इसने साइन करने से मना कर दिया।
और जैसे ही उसने मना किया तो जो रूस है अब वो स्वतंत्र हो गया। उसने क्या किया, रूस के साथ अपना गठबंधन कर लिया। तो उसने क्या कर लिया, तुरंत ही भाई जो रूस है उसको भी क्या एक पार्टनर की जरूरत थी। तो उसने क्या किया, तुरंत उसको और मजबूत ताकतवर पार्टनर मिल रहा था फ्रांस, तो उसके साथ इसने तुरंत गठबंधन कर लिया। जिससे जो बिस्मार्क का जो प्रयास था कि फ्रांस को कैसे भी दुनिया से जो यूरोप की अन्य ताकतें हैं उनके साथ अलग थलग किया जाए, उस प्रयास में वो विफल हो गया। और यूरोप है अब दो जो गुट हैं उसके अंदर बट गया, जर्मनी और फ्रांस के अंदर। अगले वाला है आक्रमण विदेश नीति। विलियम्स द्वितीय ने उपनिवेशों के साथ आक्रमणक रूप के से दावे किए। तो विलियम द्वितीय ने क्या किया, उपनिवेशी थे। उपनिवेशी क्या होते हैं, जैसे यूके है वो अन्य अन्य देशों पर राज करता था ना, इंग्लैंड हो गया, अब कुछ साम्राज्यों पर, कुछ देशों पर फ्रांस भी राज करता था। तो जो उपनिवेशी निवेशों के लिए जो आक्रमण के रूप के जो दावे किए कि भाई हम आप जो ये देश हैं, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस हो गया, इन पर आक्रमण भी कर सकते हैं। मोरक्को संकट में उसने फ्रांस के हितों को चुनौती दी। और जो मोरक्को संकट है, मोरक्को में जगह पे जो क्राइसिस देखने को मिला, वहां पर उसने क्या किया, फ्रांस को चुनौती देने के लिए भी ललकार दिया कि हम तुम्हें भी चुनौतियां दे सकते हैं। जिससे यूरोपीय देश हैं उसके बीच में अविश्वास और तनाव बढ़ गया। तो अब धीरे धीरे क्या लगने लग गया फ्रांस और अमेरिका जो इंग्लैंड को, कि जर्मनी है अब वो धीरे धीरे हमारे ऊपर क्या कर सकता है, आक्रमण भी कर सकता है। अब वो बिस्मार्क वाला जर्मनी नहीं रहा है जो शांति की बात करता है, जो आपके सामने जो बड़ी ताकतों के साथ युद्ध नहीं करेगा। ऐसा उन्हें नहीं लगा। अब विलियम्स आने के बाद मुझे पता चल गया कि अब कभी भी युद्ध भी हो सकता है। विस्तारवादी नीति की जो के ऊपर बढ़ रहा है अब जर्मनी। और उसने अपने से ताकतवर देश मोरक्को को ऊपर क्या कर दिया, उसको चुनौती देने का प्रयास किया। साम्राज्यवादी प्रतिद्वंदा प्रतिद्वंदता उनकी विस्तारवादी नीति ने, तो विलियम्स ने सीधा सीधा क्या किया, विलियम्स ने जो बिस्मार्क की जो कूटनीतिक राजनीति थी, जिसमें वो पूरी दुनिया के सामने खुद को कमजोर दिखाकर या खुद को क्या तुरंत किसी के साथ क्या कर लेता था, संधि कर लेता था ताकि युद्ध से बचा जा सके। उस नीति को त्याग करके जो विलियम्स है उसने क्या किया, वो विस्तारवादी नीति की तरफ बढ़ा। विस्तारवादी नीति का अर्थ क्या होता है कि पूरी दुनिया के सामने आप मैं मुझे क्या, तो आप कोई भी देश को क्या कर सकते हो, युद्ध करके अपने अंदर मिला सकते हो, किसी के साथ संधि कर सकते हो। तो संधि करके आप कोई भी देश को क्या कर सकते हो, शांत कर सकते हो, उसी को कूटनीति बोला जाता है। और युद्ध करके कोई भी देश को अपने में शामिल कर दिया जाता है, फिर वो शांत हो जाए तो उसको क्या, विस्तारवादी नीति बोला जाता है। तो विलियम्स ने किस नीति को अपनाया, विस्तारवादी नीति को बनाया। जिससे क्या है, जो ब्रिटेन के जो उपनिवेशिक हित हैं उसको सीधी चुनौती मिली। मतलब ब्रिटेन को सीधे सीधे लगने लगा कि मैं इतना ताकतवर देश हूँ जो अलग अलग पूरी दुनिया पर राज कर रहा हूँ, मेरे ऊपर अब जो जर्मनी है हावी होता दिखाई दे रहा है। जिससे ब्रिटेन जर्मनी के खिलाफ खेमे में चला गया। जिससे क्या है, जो ब्रिटेन है उसको लगने लगा कि जर्मनी हमारे खिलाफ लामबंद हो रहा है, तो वो जर्मनी के खिलाफ जितने भी खेमे थे जिसमें फ्रांस था उसके साथ एक होता चला गया। और आपको पता है इस प्रकार जो युद्ध की जो अनिवार्यता है वो लगभग सुनिश्चित हो गई। और इससे क्या है, जो आपके सामने जो जर्मनी और जो ब्रिटेन या फ्रांस है उसके साथ युद्ध हमेशा होता चला गया। तो ये ताकतें फिर आपस में ही लड़ती चली गई थी, यूरोपीय ताकतें। तो ये थे आपके यूनिट फर्स्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मुझे करवा दिया है, अच्छे से कर लेना इनको। यूनिट नंबर सेकंड की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के लिए उत्तरदायी आर्थिक मंदी और उपनिवेशवाद की भूमिका पर व्याख्या कीजिए। मतलब प्रथम विश्व युद्ध है उसमें जो उत्तरदायी जो कारक हैं आर्थिक मंदी के, उपनिवेशवाद के, उसकी भूमिका पर आपको सविस्तार टिप्पणी करनी है। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला। क्या है इसमें, प्रथम विश्व युद्ध की जो आर्थिक मंदी है, भाई आपको पता है कोई भी देश हो या दुनिया में कोई भी युद्ध हो, युद्ध के तुरंत बाद में क्या आता है, हमेशा गरीबी ही आती है। समझ में आया क्यों, सारे देश से जब युद्ध करते हैं तो अपना सारा पैसा सैन्य खर्चों में खर्च कर देते हैं, है ना। पूरी दुनिया में जो खाद्य सामग्री है वो भी उससे खत्म होती है, अनाज नहीं उग पाता है, एक दूसरे देशों के बीच में जो व्यापार है वो भी प्रभावित होता है। तो उस समय क्या होता है, मंदी देखने के मिलती है उसके तुरंत बाद में। तो वही है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो आर्थिक मंदी है, जो वास्तव में 1929 की महामंदी जितनी गंभीर नहीं थी, लेकिन समय समय पर आने वाले आर्थिक संकट व उपनिवेशवाद की भूमिका परस्पर जुड़ी हुई थी। मतलब जो देखो ये 1929 की जो मंदी देखने को मिलती है उसके जितनी गंभीर ये मंदी, तो आर्थिक मंदी तो नहीं थी, लेकिन फिर भी आर्थिक संकट तो उसके समय देखने को ही मिले थे। क्यों, मैंने बताया था ना, कोई भी युद्ध होता है
उसके तुरंत बाद में क्या होता है, जो पदार्थ होती है उनकी जो खाद्यान्न होती है उनकी भी कमी हो जाती है और अन्य चीजें हैं उनका भी संकट देखने को मिलता है। पहला है उपनिवेशवाद की भूमिका। तो उपनिवेशवाद की क्या भूमिका होती है? बाजार और कच्चे माल की प्रतिस्पर्धा। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी यूरोपीय देशों को अपने उत्पादों के लिए बाजार और कारखानों के कच्चे माल की आवश्यकता थी। मतलब क्या था? जो औद्योगिक क्रांति हुई, इंडस्ट्रियल जो रिवोल्यूशन है, उसके कारण जो सभी यूरोपीय देश थे भाई उनको कच्चा माल, जैसे एक बात सोचो आप, कपड़े का निर्माण उद्योग है, कपड़ा का जो निर्माण सूती वस्त्र उद्योग है, तो उसमें कॉटन चाहिए। समझ में आ गया आपके सामने? अगर आप हथियार बना रहे हो तो उसके लिए लोहा स्टील चाहिए, है ना? कोई भी मशीन बना रहे हो तो उसके लिए लोहा चाहिए। तो एक कच्चे माल होते हैं कोई भी उद्योग के लिए। तो औद्योगिक क्रांति के बाद में सभी देशों के लिए उत्पादन करने के लिए, सभी देशों को खास करके इंडस्ट्रियल जो रिवॉल्यूशन है वो सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिली थी? यूरोप में देखने को मिली थी, जहाँ पर जो जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, आपके सामने जो इंग्लैंड हो गया, अंग्रेज हो गए, यहाँ पर सबसे पहले जो औद्योगिक क्रांति है वो सबसे पहले आती है। और इनके पास क्या थे? इन देशों के पास, इनके पास मशीनें तो थी लेकिन इनके पास कच्चा माल नहीं था, उतने ज्यादा खनिज नहीं थे जितने एशिया और अफ्रीकी देशों में देखने को मिलते थे। इसीलिए क्या वहां पर चले गए, खनिजों की तलाश में वहां पर गए थे, लेकिन उन्हें पता चला यहाँ के लोग इतने समझदार नहीं, इतने शिक्षित नहीं है और इतने पढ़े लिखे नहीं है, तो इन्होंने अपनी कूटनीति का उपयोग करके उन देशों पर राज करना शुरू कर दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण सभी यूरोपीय देशों के उत्पादनों के लिए बाजारों व कारखानों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी और कच्चे माल की आवश्यकता के कारण ये अलग अलग देशों में जाकर जाने लगे और वहां पर एक ही देश के अंदर फ्रांस भी आ गया कच्चे माल के लिए, इंग्लैंड भी आ गया और यहाँ पर जर्मनी भी आ गया। तो तीनों के बीच में संघर्ष होना आपको पता है, एक अनिवार्य ऐसी चीज है। कोई भी चीज हो भाई, एक घर पे तीन, एक पिताजी का एक घर है मान लो और उस पे तीन बेटे हैं, तीनों के बेटे क्या वहां पर रहना चाहते हैं, तो क्या होगा? लड़ाई तो होना निश्चित है। तो उसी तरीके से यहाँ पर सबसे पहले जो देखने को मिलती है साम्राज्यवादी टकराव। जब जर्मनी एक शक्तिशाली औद्योगिक राष्ट्र के रूप में उभरा तो उसने एशिया और अफ्रीका में ब्रिटेन और फ्रांस के मौजूदा उपनिवेशों में हिस्सेदारी की मांग की। मतलब जर्मनी अब धीरे धीरे क्या हुआ? शक्तिशाली होने लग गया। उसके पास भी, उसने भी अब खुद के उद्योगों का निर्माण कर लिया, खुद की नौसेना, खुद के हथियार जखीरों का निर्माण करना शुरू किया। तो उसने क्या किया? जैसे ही कोई इंसान शक्तिशाली होता है भाई, वो अपने भी अधिकारों की मांग करना शुरू कर देता है। तो इसने भी क्या किया? इसने भी एशिया और अफ्रीका के अंदर पहुंचा और जो इंग्लैंड और फ्रांस ने जो पहले से वहीं पे क्या कर रखा, राज कर रखा था, उपनिवेशवाद कर रखा था, उस पे इसने भी कहा कि भाई तुम ही अकेले थोड़ी यहाँ पर राज करोगी, मुझे भी हिस्सेदारी की मांग करे। तो इसने मोरक्को, मिस्र व बाल्कन जैसे क्षेत्रों में आर्थिक व उपनिवेशवाद के सीधे टकराव देखने को मिले। तो मोरक्को, मिस्र व बाल्कन जैसे क्षेत्र में पहुंचा और इसने सीधे सीधे अपने अधिकारों की मांग की और वहां पर क्या, इन देशों के साथ इसके अधिकारों के टकराव भी देखने को मिलते हैं। सैन्यवाद को पोषण। उपनिवेशवाद और समुद्री मार्गों की सुरक्षा के लिए यूरोपीय राष्ट्र ने अपनी नौसेना और सेनाओं पर भारी विस्तार किया। तो गरीब जो आपने सामने क्यों देखने को मिला भाई? आर्थिक मंदी। तो जो सैन्य मार्ग हुआ करते थे, अब जो अंग्रेज वो भारतीय रास्ते क्यों पहुंचते हैं? क्योंकि जो आपके सामने जो अंग्रेज हुआ करते, जो ये पुर्तगाली हुआ करते थे, इन्होंने क्या कर लिया था? इन्होंने जो और दूसरा मार्ग था, ये जो यहाँ से मार्ग निकलता था आपके सामने, इस मार्ग पे क्या कर लिया था? अपना कब्जा कर लिया था। मतलब ऐसे समझ लो, यहाँ पे जो अफ्रीका है ना, अफ्रीका, इस पर जो पुर्तगाली इन्होंने अपना पहले पहुंच गए तो इन्होंने अपना राज करना शुरू कर दिया था। तो अब क्या हुआ? जो सॉरी ब्रिटेन वाले, तो पुर्तगालियों के पास अब जगह नहीं थी तो ये कहाँ पर पहुंचे? तो इन्होंने क्या, इन्होंने भारत को फिर डिस्कवर किया था सबसे पहले, फिर अंग्रेज पहुंचे थे। तो पहले क्या करते थे, इस ये राज चला करता था कि पूरी दुनिया में किसी देश पर पहुंचने के लिए जिस मार्ग को खोजा जाएगा उस मार्ग पर उसी देश का राज हो जाएगा। और भाई उस समुद्री मार्ग की सुरक्षा करने के लिए फिर वहां पर क्या करना पड़ता था? नौसेना भी लगानी पड़ती थी और नौसेना लगाने के लिए वहां पर हथियार भी देने पड़ेंगे, सैनिकों की भर्ती भी करनी पड़ेगी, खाद्य सामग्री भी देनी पड़ेगी। तो इन सब चीजों पर भारी खर्चा होता था और इससे क्या होता था? उस पैसा है उसे आर्थिक मंदी देखने को मिलती है। आर्थिक मंदी का जो संरक्षणवाद है वो कैसे देखने को मिला, मतलब क्या क्या उसके नुकसान देखने को मिले। व्यापारिक अवरोध। 19वीं शताब्दी के अंत में जब आर्थिक संकट गहराया तो देशों में अपने घरेलू उद्योगों को बचाने के लिए संरक्षणवादी नीतियां, उच्च आयात शुल्क अपनाना पड़ा। तो कैसे संरक्षण किया, कैसे खुद को संरक्षित करने का प्रयास किया इन देशों ने जब उनके सामने आर्थिक मंदी आती हुई दिखाई दी?
तो 19वीं शताब्दी के अंत में जब आर्थिक संकट है जब आता है, तो इन देशों ने क्या किया, जो खुद के जो घरेलू उद्योग थे उन पर आयात लगा दिया, उन पे शुल्क लगाना शुरू किया। तो आपको भी पता है भाई, कोई भी राष्ट्र है उसको आर्थिक मंदी उसको अपने देश को चलाने के लिए पैसे तो चाहिए, और कोई भी देश है वो खुद कमाता तो नहीं है, सरकार खुद पैसे थोड़ी कमाती है, वो तो उद्योगों से, आम नागरिकों से ही टैक्स लेती है। तो उसने क्या किया, इन देशों ने सबसे पहले अपनी संरक्षणवादी नीति के तहत क्या किया, टैक्स लगाना, उच्च आयात शुल्क लगाना शुरू किया। दूसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद। इन आर्थिक राष्ट्रवाद इस आर्थिक राष्ट्रवाद ने मुक्त व्यापार को बाधित किया और देशों को अधिक आत्मनिर्भर बनने के लिए उपनिवेशवाद पर कब्जा करने के लिए प्रेरित किया। तो आर्थिक राष्ट्रवाद ने क्या, मुक्त व्यापार को बाधित किया। पहले ये देश क्या करते थे, अफ्रीका व भारत जैसे देशों में सिर्फ आकर, जैसे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो व्यापार का किया करती थी। लेकिन अब इन देशों के सामने क्या चुनौतियां आनी शुरू हो गई, ये देश धीरे धीरे गरीबी की तरफ बढ़ने लग गए। तो इन्होंने क्या किया, इन देशों ने क्या किया, मुक्त व्यापार, जो इन देशों के बीच में जो राजनीतिक रूप से वहां पर रहते थे, मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड क्या करते थे, उसको, उन सब चीजों को छोड़कर इन्होंने सीधी देशों पर क्या किया, कब्जा करना शुरू कर दिया। क्योंकि उपनिवेशों को सुरक्षित बाजार और कच्चे माल की आपूर्ति सुरक्षित होती थी। जैसे इन देशों पर इन्होंने आक्रमण कर लिया, जैसे अफ्रीका पे, भारत पे और अन्य देशों पर इन्होंने सीधा कब्जा कर लिया, तो इससे क्या होता, इन्हें सीधा कच्चा माल मिलने लग गया, सुरक्षित बाजार भी मिलने लग गया वहां का। इस प्रकार इन्होंने क्या किया, आर्थिक तंगी और उपनिवेशों के लिए संघर्ष के बीच में सीधा संबंध स्थापित हुआ। तो इससे क्या हुआ, जैसे अंग्रेजों ने मान लिया कोई अफ्रीका की कोई देश सकंग हो, उस पर सीधा का सीधा क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। तो इससे कब्जा करने से क्या हो गया, अब उन्हें उस देश की प्रशासनिक दृष्टिकोण से चलाने, वहां पर अब आंतरिक विरोध नहीं हो सकता उनका। दूसरा क्या है, कच्चा माल भी उन्हें बिना किसी अवरोध के या बाधा के मिलने लग गया है। इससे उनका जो आर्थिक मंदी है, इससे भी उभारने में मदद मिली, और उन देशों से संघर्ष करने पर, उन देशों से जो उनसे जटिलताएं उनके सामना भी करने को नहीं मिला। साथ के साथ अंतर्राष्ट्रीय तनाव भी चरम सीमा पर पहुंच गया, और इसके साथ क्या हुआ, सभी देश है वो एक दूसरे के विरोध में आने शुरू हो गए, क्योंकि गरीबी में आपको पता है भाई झगड़े ही हुआ करते हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1905 की जो रूसी क्रांति है उसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके ऊपर अपन विश्लेषण करेंगे। 1905 की जो रूसी क्रांति है उसके क्या कारण रहे, उन कारणों को अपन सविस्तार से विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न है, ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1905 की जो क्रांति है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। और खूनी रविवार की घटना ने चिंगारी दी, जिसे 1917 की बोल्शेविक की क्रांति की पृष्ठभूमि थी। जिससे क्या आपके सामने जो एक इतनी बड़ी घटना है वो देखने को मिलती है, 1905 की जो रूसी क्रांति है उसके देखने को मिलती है। पहला कारण क्या होता है, जार का निरंकुश शासन। तो जार वो वाला जार नहीं, कोई डिब्बे वाला जार नहीं है, जार वहां का एक राजवंश हुआ करता था। जैसे भारत में अलग अलग खिलजी, तुगलक, मुगल, जो मौर्य साम्राज्य हुआ करते थे, ऐसे वहां पर क्या, जार साम्राज्य हुआ करता था। जार निकोलस द्वितीय ने अंधेर शाही और जनता के प्रति उदासीनता थी उसकी। मतलब जार निकोलस वहां का राजा हुआ करता था, उसने क्या, उसने नौकरशाही, उसकी जो वहां पर जो लोग हुआ करता था वहां पे अंधेर शाही ऐसा नहीं कि अंधेरा छा हुआ था, मतलब वो एकदम निष्क्रिय था, वो जनता के प्रति उसको ना कोई विचार था, कोई मतलब था, एकदम ऐसे समझ लो एकदम निष्क्रिय साम्राज्य था उसका। रूस में उसी इस तरह के राजनीतिक अधिकारों व लोकतांत्रिक संस्थाओं का अभाव था। साथ के साथ पूरी दुनिया में अलग अलग प्रकार की क्रांतियां देखने को मिल रही थी, फ्रांस की क्रांति, इटली की क्रांति, है ना। तो वहां पर क्या, लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ाई कर रहे थे। पहले लोग सामूहिक अधिकारों के लिए लड़ाइयां शुरू हुई। सामूहिक अधिकारी क्या, कोई कबीले आपस में लड़ाई करते थे उनके अधिकारों के, कोई साम्राज्य अपन लड़ाई करते थे, है ना। लेकिन जैसे लोग और ज्यादा समझदार हुए, है ना, लोग और ज्यादा फिलोसफर दुनिया के सामने आकर आए, तो इन्होंने किसकी बात की, थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता देता हूं आपको, व्यक्तिगत अधिकारों की बात की। व्यक्तिगत अधिकार मतलब क्या होते हैं, हर व्यक्ति का भी एक सामूहिक अधिकार होता है कि वो, उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता मिले, वो उसको धर्म मानने की स्वतंत्रता मिले। तो कोई भी आज के समय आप बोलते हो ना, इट्स माई प्राइवेट स्पेस, समझ में, ये मेरा व्यक्तिगत अधिकार है, मेरा मेरा मौलिक अधिकार है। तो ये इटली और फ्रांस की जो क्रांति है उसी से सिद्धांत निकल कर आते हैं, और वहीं से लोकतंत्र की नींव पड़ना धीरे धीरे शुरुआत होती है।
तो यही है रूस जो उस समय जो रूस का जो जार साम्राज्य था, उस वो क्या था, वो बिल्कुल उदासीन साम्राज्य था। उसे कोई मतलब नहीं था जनता से। जनता परेशान है, जनता प्रभावित है, जनता गरीबी से गुजर रही है, उसे कोई मतलब नहीं था। वो तो अपनी भोग विलासिता में खुश था। तो रूस में इस तरीके जो राजनीतिक अधिकार है, वो लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं थी। और उनके आसपास जो फ्रांस व इटली है, वहां पर व्यक्तिगत अधिकारों के खिलाफ लड़ाई होकर वो खुद को लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक देश घोषित कर चुके थे। अगला क्या है, किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों के पास पर्याप्त जमीन नहीं थी। तो आपको पता है भाई, जब 19वीं शताब्दी थी, 19 सेंचुरी थी, उस समय कृषि एक सबसे मुख्य व्यापार हुआ करता था। लोगों के पास बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे, उनके पास पैसा हुआ करता था। वो क्या करते थे, वो नीचे वाले वर्ग, वो खुद कुलीन वर्ग में आते थे। मतलब भाई जिसके पास पैसा होता है वही पूरी दुनिया पर राज करते हैं। तो वो कुलीन वर्ग में हुआ करते थे, और जो नीचे जो छोटे वो गरीब किसान हुआ करते थे, उन पे अत्याचार किया जाता था। तो यही है, किसानों के पास पर्याप्त जमीन नहीं थी, और वे भारी कर्ज तथा भूस्वामियों से के शोषण से पीड़ित थे। तो जो भाई किसान हुआ करते थे, उनके पास क्या नहीं था, उनके पास ना जमीन थी, और वे भारी कर्ज से भी डूबे हुए थे। समझ में आ गया आपके पास, उनके पास ना जमीन थी, इसलिए वो भारी कर्ज का भी सामना कर रहे थे। वे अपने जमीन को पुनः वितरण करने की मांग कर रहे थे। तो अब क्या हुआ करता था, जो जमीन है वो बड़े बड़े जमींदारों के नीचे आ रखी थी। अब बड़े बड़े जमींदारों ने क्या कर रखा था, वो छोटे छोटे किसानों को जमीन दे रखी थी। उनकी जमीनों को वो उन पे नियंत्रित करते थे, उन्हीं से कर वसूलते थे, उन्हीं को परेशान करने का भी कार्य करते थे। भाई मन में आता तो ज्यादा कर लगा देते, मन में आता तो कम कर देते थे। समझ में आ गया। तो जो जो किसान है वो इस चीज से पूर्ण रूप से परेशान हो चुके थे, और वो क्या कर रहे थे, भाई हमारी जमीन है वो क्या कर दो, हमें वापस लौटाती जाए। वो क्या, पुनः वितरण की मांग किया करते थे। अगले वाला पॉइंट क्या, मजदूरों का असंतोष। रूस का औद्योगिकरण देर से हुआ, लेकिन मजदूरों को कम वेतन व असुरक्षित कामकाजी परिस्थितियों और अत्यधिक लंबे कार्य घंटे झेलने पड़े थे। मतलब रूस का जो औद्योगिकरण है वो देर से हुआ, लेकिन रूस का क्या, अन्य देश देख लो, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड, इनमें क्या बहुत जल्दी ही औद्योगिक क्रांति देखने को मिली। वहां पे उद्योग बहुत ही जल्दी स्थापित हुए। लेकिन सबसे पहले वहीं पे स्थापित हुए। जो रूस है वो भी उतना ही ताकतवर देश है, लेकिन वहां पर जो औद्योगिक क्रांति है वो थोड़े दिनों के बाद आती है, थोड़ा समय लगता है। अब आपको पता है भाई, कोई भी चीज थोड़े समय बाद आती है, तो और अन्य देशों से बराबरी करने के लिए क्या किया जाता है, आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। भाई आज आप कम पढ़े हो कल, तो अब आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो वही चीज है, वहां के राजा, वहां के लोगों ने क्या किया, मजदूरों से कम वेतन हो गया, और सुरक्षित कामकाजी परिस्थितियां देखने को मिलती थी। तो वहां पर क्या है, मजदूरों को, बेचारों को वेतन भी कम दिया जाता था, बहुत ज्यादा घंटे काम कराया जाता था, और जहां पर काम करना कराने की जो परिस्थितियां थी, स्थान थे, वो भी सुरक्षित नहीं थे। तो इस सब चीजों से वहां के मजदूर है वो वर्ग भी परेशान हो रखा था। तो आपको पता है, पूरी दुनिया में दो ही प्रकार के वर्ग सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। एक तो किसान वर्ग होता है, दूसरा क्या है, मजदूर वर्ग होता है। यही तो दो प्रकार के वर्ग होते हैं जो सबसे ज्यादा कोई भी देश में देखने को मिलते हैं। और अगर ये ही दो वर्ग अगर सबसे ज्यादा परेशान होंगे, यही दो वर्ग अगर सबसे ज्यादा पीड़ित होंगे, तो क्या होगा, आपके सामने विरोध होना निश्चित है। अगला है, रूस और जापानी युद्ध में हार। तो 1904 और 1905 में आपको पता है, रूस, उसमें सोवियत संघ हुआ करता था, और सोवियत संघ पूरी दुनिया का कितना बड़ा देश हुआ करता था, आप सबको पता है। आज तो रूस टूट गया है अलग अलग देशों में, लेकिन उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, और वो सबसे बड़ा देश हुआ करता था। और उसके सामने समझ लो, जापान तो एक चींटी के समान था। अगर सोवियत संघ हाथी था, तो जापान एक चींटी के समान था, और चींटी ने हाथी को हरा दिया। ये हार रूस के लिए उस प्रकार की हार थी। एशिया का एक छोटी सी शक्ति, जापान ने रूस को अपमानजनक हार से जार शाही की असमता को उजागर किया। अब आप एक बात बताओ, हाथी को अगर एक चींटी हरा दे, तो उसके लिए कितनी शर्मनाक बात होती है। तो ऐसी प्रकार की शर्मनाक बात है, वो आपके सामने, फ्रांस के सामने थी, जब वो किससे हार गया, जापान के सामने हार गया। तब लोगों को समझ में आने लग गया कि जार शाही है, जो जार साम्राज्य है, उसकी बस की बात नहीं है। अब हमारे देश को सुरक्षित करना, हमारे देश को सुरक्षा प्रदान करना। इसलिए क्या है, जनता और सरकार के बीच में जो गुस्सा है वो पूर्ण रूप से भड़क गया। जो जनता है वो सरकार के विरोध में खड़ी हो गई थी। समझ में आ गया। भाई अब आज आपके सामने कोई छोटा सा देश है, जो अपना मालदीव, छोटा सा जैसा देश है, भारत को परेशान कर, मतलब बाहर पे सैन्य कार्रवाई करके चला जाए, भारत के लिए कितनी अपमानजनक बात होगी। तो अगर बड़ा देश कर दे तो इंसान सह सकता है कि वो अपने से ताकतवर देश है, लेकिन छोटा देश ऐसा करके चले जाए तो उसके लिए कितनी ज्यादा अपमानजनक होती है।
तो बहुत बड़ा अपमान था उस समय रूस के लिए। तो उस चीज से लोग हैं और ज्यादा परेशान हो गए। बुद्धिजीवी और क्रांतिकारियों का प्रभाव। कार्ल मार्क्स और समाजवादी विचारधाराओं ने मजदूरों को संगठित किया। तो आपको पता है भाई, समाज में जब जब अन्याय होता है तब कोई ना कोई वहां पर क्या उस अन्याय के विरुद्ध में लड़ने वाले लोग भी पैदा होते हैं। तो मजदूरों के हितों की बात करने के लिए रूस में सब एक बहुत ही तगड़ा व्यक्ति निकल के है, बहुत ही उनके उनके पक्ष में खड़ा होकर लड़ने वाला व्यक्ति है, नाम था उसका कार्ल मार्क्स। और कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया वो कौन था, वर्ग वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था। उसने बताया था कैसे जो अमीर लोग हैं, कैसे ये जो व्यापारी लोग हैं, ये जो आपके सामने जो मजदूर हैं उनको लूटने का कार्य करते हैं। वो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत था। उसमें उसने जो साम्राज्यवाद की जो समाजवाद की विचारधारा है, जिसमें समाज में हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार मिले, उस प्रकार की विचारधारा को पूरी दुनिया के सामने रखा। और जो मजदूर वर्ग था रूस का, उसको संगठित करने का प्रयास किया। जबकि उदारवादी बुद्धिजीवियों ने संवैधानिक सुधारों की मांग की। और जो उदारवादी लोग थे, इन्होंने क्या किया, जो संविधान है उसमें सुधारों की मांग की। खूनी रविवार की जो जनवरी 1905 में जब मजदूर है वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे थे तो उस पर गोली चलाई। तो कोई भी देश हो, उसमें आपके सामने आपको पता है उसमें विरोध कैसे होता है। भाई राजा है, वो अपनी शक्तियां मनाने के बाद उसके पास एक ही होता है कि जो जुलूस निकल रहा है उस पर क्या गोलियां चला दो, उसको सैन्य कार्रवाई करके उसको सामने दबा दो। तो आज के समय अलग अलग देशों में भी देखने को मिल रहा है। संविधान के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई होती है, कोई सरकार के खिलाफ, तो उनपे यही कार्रवाई की जाती है। तो यही क्या किसने, जार साम्राज्य ने भी किया, जिससे क्या जनता में अविश्वास और बढ़ गया, विश्वास पूरी तरीके से तोड़ दिया और राष्ट्रव्यापी जो विद्रोह है वो धीरे धीरे होना शुरू हो गए हैं। यूनिट नंबर 3 का अगला प्रश्न है, फांसीवाद और नाजीवाद के बीच में वैचारिक समानताओं को स्पष्ट कीजिए। तो फांसीवाद है और नाजीवाद है। जो फांसीवाद तो इटली का देखने को मिलता है और नाजीवाद है वो जर्मनी का देखने को मिलता है। दोनों की विचारधाराओं में क्या समानता है, इसके बारे में अपन देखेंगे। ये भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूरोप में उभरे फांसीवाद, इटली और जर्मनी में नाजीवाद, दोनों ही उप अधिनायकवादी विचारधाराएं थी। मतलब एकदम कट्टरपंथी विचारधाराएं थी, जिसमें क्या था, वो सिर्फ अपने ही वर्ग को मानते थे, दूसरे वर्ग के विचारों को बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। समझ में आ गया। दोनों ने क्या किया, तानाशाही को जन्म देने का कार्य किया। भाई कोई भी कट्टरपंथी विचारधारा होती है, उसका यही कार्य होता है, वो क्या करती है, एक आपके सामने तानाशाही हो गया, एक अलग थलग एक विचारधारा को जन्म देने का कार्य करती है। समझ में आ गया। इसमें क्या था, लोकतंत्र का घोर विरोध। दोनों विचारधाराएं संसदीय लोकतंत्र, उदारवाद व बहुदलीय व्यवस्था को कमजोर करने व असक्षम मानती थी। तो ये जो दोनों विचारधाराएं, लोकतंत्र वो संसदीय लोकतंत्र, जो आज के समय जो संसदीय लोकतंत्र देखने को मिलता है, जो हमारा संसद है उसमें जो लोकतांत्रिक परंपराएं देखने को मिलती हैं, जहाँ पर क्या होता है, सभी लोगों को अपनी विचारधारा मानने का, सभी लोगों के मौलिक अधिकार होते हैं, सभी लोगों के क्या होते हैं, हर व्यक्ति है वो अपने कुछ व्यक्तिगत अधिकार भी लेकर चलता है। लेकिन फांसीवाद व नाजीवाद है इन जैसी लोकतांत्रिक जो संसदीय लोकतंत्र हो गया, उदारवाद जहां पे हर व्यक्ति है उसके जो अधिकार होते हैं उसको, और बहुदलीय व्यवस्था है उसको नहीं मानते थे, उसको कमजोर करने के लिए और असक्षम मानते थे। वो मानते थे कि ये विचारधाराओं से कोई भी देश का विकास है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। जो क्या जिस कारण क्या, इन जो ये इटली है और जर्मनी है, उन राष्ट्रों के लिए आगे संकट का कारण बन के उभरती हैं। एकल नेतृत्व और अधिनायकवाद, दोनों में एक सर्वोच्च व अविश्वास विवादास्पद नेता मुसलिनो और डूचे हिटलर के लिए फ्यूहरर के पूर्ण नियंत्रण के लिए निरंकुश शक्ति पर जोर दिया। मतलब ये क्या हुआ करता था भाई, कोई भी तानाशाही राजा है उसको पता है अगर हमें इस देश पर राज करना है तो वो किस विचारधारा को मानने के लिए लोगों को मजबूर करते थे। वो उन लोगों को कहते थे कि मैं आप देशों के सबसे ज्यादा आपका ही सेना नायक हूँ, आपको और कोई अन्य नेता की जरूरत नहीं है, आपको अन्य और कोई व्यक्ति की जरूरत नहीं है, मैं ही आपका उद्धार करूंगा, मैं ही आपका मसीहा हूं, मैं ही आपके देश को स्वतंत्रता प्रदान कर सकता हूं। तो इस प्रकार की विचारधाराएं निकल के आती हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपको लोकतंत्र जैसी परंपराओं को बिल्कुल भी मानने नहीं देते हैं। और एक सर्वोच्च नेतृत्व, सिर्फ एक ही नेता है, उसके आसपास सारी व्यवस्थाएं चलती रहें, इस प्रकार की व्यवस्था का निर्माण करने का कार्य करते हैं।
तो इसी प्रकार के जो दो नेता निकल के आए, मुसोलिनो आपके सामने कहाँ से, इटली से देखने को मिलते हैं, और एडोल्फ हिटलर है वो कहाँ से जो व्यक्ति निकल कर आता है, जर्मनी से निकल कर आता है। दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने अपने देश पे पूर्ण रूप से नियंत्रित कर लिया और पूर्ण रूप से उनके निरंकुश शक्ति का निर्माण किया। उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद, उग्र राष्ट्रवाद और सैन्यवाद की बात की, दोनों ने अपने अपने राष्ट्र को आंतरिक श्रेष्ठता पर बल दिया। मतलब दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने लोगों को विश्वास दिलाया कि हम ग्रेट हैं, जर्मनी ग्रेट है, इटली ग्रेट है, मतलब अपने अपने देशों को ग्रेट महान बताने का कार्य किया। और उन्होंने कहा कि बाहर के अन्य जो देश हैं, ये लोग क्या है, ये हम पर आक्रमण करना चाहते हैं। उन्हें लोगों के अंदर एक प्रकार का डर व भय पैदा किया कि आप लोगों को जो आसपास की शक्तियां हैं उनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वो आप लोगों पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं, वो आप लोगों को कभी भी कमजोर कर सकते हैं। तो लोगों को भ्रमित करके, लोगों को डरा कर, लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा करके इन्होंने देशभक्ति का चोला पहनाया, देशभक्ति का चोला पहना और दुनिया के सामने अपना जो पाखंडवाद है उसको फैलाने का कार्य किया। अच्छा, अपने खुद को श्रेष्ठ दिखाने के लिए उन्होंने क्या किया, सेना का विस्तार किया और युद्ध की अनिवार्यता को समर्थन किया। अच्छा, इन्होंने क्या रखा, जैसे एडोल्फ हिटलर ने क्या कहा कि जर्मनी है, अब उसको जर्मनी है, उसको फ्रांस और इटली जैसे देश है उनसे क्या करेगा, आक्रमण करके उन देशों को जीत लेगा, ब्रिटेन जैसे देशों को, और पूरी दुनिया पर राज करेगा। समझ में आया। साथ के साथ उसने सबसे, वो जब वो आया था राज करने के लिए जर्मनी पे, तब उसने क्या कहा था कि मैं आपको देश को महान बनाऊंगा और हमें देशभक्ति के सहारे हमें पूरी दुनिया के सामने खुद की शक्तियों को क्या करना है, स्थापित करना है। लोगों को देश के खतरे को दिखाकर उन्होंने क्या किया, खुद के देश पे राज करने का कार्य किया था। सच्ची बात यही है कि पूरी दुनिया में पूरे देश को देशभक्ति का मंत्र बेचकर उन्होंने क्या किया, खुद को सुरक्षित करने का प्रयास किया, खुद को एक बहुत बड़ा तानाशाही नेता स्थापित करने में उसकी सहायता हुई उसको। क्यों? क्योंकि आप जब देशभक्ति को अपनाते हो तो आपका लोग आसानी से विरोध नहीं कर सकते हैं। आप एक अकेले नेता बन सकते हो, आप कोई भी व्यक्ति को आसानी से देशद्रोही घोषित कर सकते हो। समझ में आ गया? आपके लिए बहुत आसान हो जाता है कोई भी देश को चलाना, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी विरोधी स्वर उभर कर नहीं आता है अगर आप देशभक्ति के नेता बनते हो तब। साम्यवाद का विरोध करना, दोनों के सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन क्या था, साम्यवाद। साम्यवाद वो क्या, सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन था जिन्होंने साम्यवाद को राष्ट्रीय एकता व निजी संपत्ति के लिए खतरा माना। साम्यवाद क्या है, वही समाज के हर व्यक्ति को स्वतंत्रता के अधिकार मिले। अब अगर समाज का हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करने लग जाएगा तो आपको पता है क्या, देश में कोई एक राजा राज कर पाएगा, कभी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई व्यक्ति तो खड़ा होकर उस राजा के खिलाफ क्या करेगा, उस राजा या फिर उस नेता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर देगा, और विरोध प्रदर्शन हो जाएगा तो उसकी कभी ना कभी सत्ता चली जाएगी। तो क्या है, साम्यवाद के खिलाफ थे ये। इन्हें पता था साम्यवाद जो समाजवाद की जो नीति है वो इनकी सबसे बड़ी विरोधी है। इन्होंने साम्यवाद को राष्ट्रीय एकता और निजी संपत्ति के लिए क्या माना था, खतरा माना था। तो इन्होंने यही किया, इन्हें पता था कि राष्ट्रीय जो एकता है और जो निजी संपत्ति है वो उनके लिए खतरा है। राज्य की सर्वोच्चता, व्यक्ति को राज्य के अधीन माना गया, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको राज्य के अधीन माना गया। उसको, उनका नारा था राज्य के लिए सब कुछ करना, मतलब कोई भी व्यक्ति है उसको क्या कह दिया, देशभक्ति में यही होता है कि आप कभी भी देश से बढ़कर नहीं हो सकते। और अगर आपने देश में, और देश किस, अच्छा एक खास बात और क्या होती है, देशभक्ति के जो सिद्धांत चलता है उसमें आप देश से बड़े नहीं हो सकते। और उस देश को, अगर उस व्यक्ति को ऐसे कहा जाए कि देश क्या है, तो देश को क्या कहेंगे, एक नेता ही वो आपका देश है पूरा, उसके खिलाफ नहीं बोल सकते। बाकी आप जो करना है करो, आप देश में उस नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते। आप चाहें किसी दो व्यक्तियों की जान ले सकते हो लेकिन उस नेता के खिलाफ नहीं बोल सकते। जैसे आपने उस नेता के खिलाफ बोल दिया, उस व्यक्ति के खिलाफ बोल दिया, आप देशद्रोही हो गए। समझ में आ गया? तो व्यक्ति को राज्य के अधीन माना गया। और उनका क्या माना था कि राज्य के लिए सब कुछ है, राज्य के विरोध कुछ नहीं हो सकता, और राज्य से बाहर भी कुछ नहीं है। मतलब राज्य ही सब कुछ है, देशभक्ति ही सब कुछ है। अगर आप उस राज्य को, उस व्यक्ति को मानोगे तो ही आप उस देश में रहने लायक व्यक्ति हो, आप वो सच्चे देशभक्त हो, वरना आप सच्चे देशभक्त भी नहीं हो। तो यही सिद्धांत कहाँ था, किसका था, फासीवाद का यही सिद्धांत था। अगले वाला है म्यूनिक समझौते की पृष्ठभूमियों और उनके परिणामों पर चर्चा कीजिए। तो जो म्यूनिक है उसका समझौते की क्या पृष्ठभूमि हुई, क्या पृष्ठभूमि थी और उसके परिणाम क्या थे, उस पर चर्चा करनी है आपको।
पहला है हिटलर का विस्तारवाद। 1938 तक हिटलर ने ऑस्ट्रेलिया व जर्मनी में मिला लिया था। तो 1938 में क्या कर लिया था हिटलर है, उसने क्या कर लिया था, उसने ऑस्ट्रेलिया देश है उसको अपने अंदर मिलाने का उसने कार्य कर लिया था। अब उसकी नजर कहाँ पे थी, चेकोविलासिया और सुडेटन लैंड क्षेत्र पे थी। तो चेकोविलासिया और जो सुडेटन जो लैंड क्षेत्र था वहां पर अब वो क्या करना चाहता था, धीरे धीरे वहां पर आक्रमण करके वहां पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता था। उसका नारा ये था, पूरे यूरोप में पहले सबसे पहले वो अपनी शक्तियों को स्थापित कर सके और बाद में वो पूरी दुनिया पर अपनी शक्तियों को स्थापित कर सके। जहां पर बड़ी भाषा में जर्मनी भाषा भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। तो उसका यही नारा था कि सबसे पहले जहां पर जर्मनी भाषा बोलने वाले लोग हैं वो तो क्या है, अपने ही लोग हैं, सबसे पहले वहां पर नियंत्रित करो। समझ में आ गया। तुष्टिकरण की नीति क्या होती है, पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट। ब्रिटिश प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन और फ्रांस दोनों ने युद्ध से बचने के लिए उत्सुक थे। मतलब उस समय क्या था, ब्रिटिश, क्योंकि उन्हें पता चल गया था जर्मनी है वो बहुत ही शक्तिशाली हो गया, उसकी जो नौसेना है और सेना है और उसके पास जो हथियारों का जखीरा है, उससे क्या है, उससे टक्कर लेना इस समय बहुत आसानी का खेल नहीं है। अब क्या है, जर्मनी बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो चुका था। तो जो ब्रिटेन और जो आपके सामने जो फ्रांस है वो सीधे तौर पे जर्मनी से टक्कर नहीं लेना चाहते थे, वो युद्ध से बचना चाहते थे, इसलिए भी ये संधि है वो हो रही थी। उन्होंने यह मान लिया था यदि हिटलर की मांगों को स्वीकार कर लिया जाए तो वो संतुष्ट हो जाएगा। तो इन्होंने क्या मान लिया था कि भाई हिटलर की जो छोटी मोटी मांगे हैं अगर आप उनको मान लेते हो तो ये संतुष्ट हो जाएगा, आपसे युद्ध नहीं करेगा और हिटलर कितने ही दिन रहेगा, उसके बाद में हम शक्तिशाली तो हैं, जर्मनी को कंट्रोल करने का आज नहीं तो थोड़े दिनों बाद में हम कंट्रोल तो कर ही लेंगे। समझौता कब होता है आपके सामने, सितंबर 1938 में समझौता देखने को मिलता है आपके सामने, म्यूनिक समझौता। हिटलर ने इस क्षेत्र पे आक्रमण करने की धमकी दी। तो म्यूनिक क्षेत्र पे जो आपके सामने क्या, इसने आक्रमण करने की धमकी दी और संकट को टालने के लिए फ्रांस, इटली और जर्मनी के नेता कहाँ पर मिलते हैं, म्यूनिक क्षेत्र पर मिलते हैं। तो आपके सामने जो कौन सा क्षेत्र था, ये जो चेकोलोस चेकोवलासिया और सुडेटन लैंड है, इस क्षेत्र पे हिटलर क्या कर रहा था कि भाई मैं इस पे आज नहीं तो कल आपके सामने आक्रमण करके नियंत्रित करूंगा। तो उस आक्रमण को रोकने के लिए उस क्षेत्र पे जो जर्मनी हो उसका अधिकार नहीं हो जाए, उसके लिए रोकने के लिए क्या, जो ब्रिटेन है, फ्रांस है, इटली हो, जर्मनी है, उसके नेता कहाँ पर मिलते हैं, म्यूनिक नामक जगह पर मिलते हैं, जहां पर क्या हो सके, ताकि जो समझौता हो सके और जो हिटलर है उसके जो ये विस्तारवादी नीति है उसको रोका जा सके। इस जो यहाँ पर जो नेता मिलते हैं, जो समझौता उसका क्या परिणाम देखने को मिलते हैं, सुडेटनलैंड का विलय। इस समझौते के तहत चेकोलोसिया जो को उसकी सुरक्षा के लिए समझौता करने वाले देशों द्वारा जर्मनी को सुडेटनलैंड को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। तो अब क्या किया गया, चेकोलोसिया को बचाने के लिए जर्मनी को क्या किया गया, सुडेटनलैंड है वो सौंपना देना पड़ा। मतलब एक क्षेत्र को बचाने के लिए दूसरे क्षेत्र को क्या कुर्बान कर दिया गया था और चेकोलोसिया को इस बातचीत में शामिल भी नहीं किया गया। और जिस देश को बचाने की बात कर रहे थे देश, उस देश को शामिल भी नहीं किया गया इस बातचीत के अंदर। ये देखो कितनी बड़ी विडंबना है कि जिस देश को आप बचाना चाह रहे हो उसको आप उस बातचीत में शामिल भी नहीं कर रहे हो। अगला क्या, हिटलर की शक्तियों में वृद्धि। इस समझौते ने हिटलर को संतुष्ट करने के बजाय उसे अधिक साहसी बना दिया। अब कोई भी है, शेर को वो कहते हैं ना, शेर को अगर शेर को अगर आप मांस डालोगे तो और शक्तिशाली हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हिटलर क्या था, हिटलर तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया। जब आप कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति के सामने और कमजोर बनते हो तो वो क्या करता है, आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचाने का कार्य करता है। यही चीज हिटलर ने की। जब हिटलर को पता चल गया कि भाई अब जो ब्रिटेन है और फ्रांस है ये हमारे मेरे साथ युद्ध नहीं करना चाहते हैं, वो मेरी बातें मानने के लिए अब धीरे धीरे मजबूर हो गए हैं, तो वो क्या है, और शक्तिशाली हो गया और साहसी हो गया। अब तो उसकी विचारधारा और ज्यादा कट्टर हो गई कि वो और विस्तारवादी नीति को अपनाने वाला है। जिससे क्या हुआ, इसने समझा कि पश्चिमी शक्तियां युद्ध से बचने के लिए कुछ भी करेंगे। तो उसे पता चल गया कि आज इन्होंने मेरी बात मानी है तो पश्चिमी जो शक्तियां हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया और आपके सामने जो ब्रिटेन है, ये मेरी बात आगे भी मानती रहेंगी क्योंकि इन्हें ये क्या युद्ध नहीं चाहती हैं। तुष्टिकरण की विफलता। म्यूनिक समझौता तुष्टिकरण की नीति की सबसे बड़ी विफलता थी। मतलब जो म्यूनिक समझौता था ये तुष्टिकरण है या मतलब जो कोई देशों को बचाने की जो नीतियां हुआ करती है, कूटनीति, उसकी विफलताओं में से सबसे बड़ी विफलताओं में से एक
नीति थी। चेम्बरलेन ने वापस आकर शांति लाने का दावा किया, और चेम्बरलेन जैसे अब ब्रिटेन जो चेम्बरलेन जो ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था, जैसे ब्रिटेन लौटा और उसने कहा कि अब पूरी दुनिया में शांति वो स्थापित हो जाएगी, अब हिटलर है वो सारी दुनिया के सामने क्या हो जाएगा, शांति से पेश आएगा, वो आगे आक्रमण किसी भी प्रकार का आक्रमण नहीं किया करेगा। लेकिन हिटलर ने कुछ भी महीनों बाद में मार्च 1939 पर चेकोस्लोवाकिया पर कब्जा ही कर लिया। लेकिन उसके बाद में क्या है, 1939 हिटलर को पता चल गया कि अब ये जो यूरोपीय शक्तियां वो उसका उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं। अब वो आप उसके सामने वो धीरे धीरे झुकना शुरू हो गई हैं, वो युद्ध नहीं करना चाहती हैं। तो वो और ज्यादा शक्तिशाली हो गया, उसके इरादे और मजबूत हो गए, और उसने जो 1938 में सितंबर में जो संधि हुई थी, उस संधि के एक साल या मतलब समझ लो कुछ महीनों बाद में ही 1939 में मार्च में उसने क्या किया, चेकोस्लोवाकिया पर भी आक्रमण करके कब्जा कर लिया, और सुडोलैंड तो उसके पास पहले ही चला गया था। द्वितीय विश्व युद्ध की अनिवार्यता, इस समझौते ने युद्ध को टाला नहीं। तो देखो जो क्या जो ब्रिटेन व रूस यही चाहते थे कि कैसे भी करके युद्ध ना हो, तो ये जो घटना है इसने युद्ध को टाला नहीं, बल्कि द्वितीय विश्व जो एक पहले तो सिर्फ जर्मनी के खिलाफ एक छोटा सा युद्ध हो सकता था, अब एक पूरी दुनिया को इस जो घटना है इस समझौते ने पूरी दुनिया को युद्ध में झोंक दिया था, बल्कि एक साल के स्थगित कर दिया था। मतलब जो युद्ध 1938 में जाता अब वो 1939 या 1940 में देखने को मिला। यह स्पष्ट कर दिया कि हिटलर आक्रामकता को बल द्वारा ही रोका जा सकता था, और अंत में सभी लोगों के जो यूरोपीय शक्ति हैं उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हम इसको जो हिटलर है उसको सिर्फ युद्ध के माध्यम से रोक सकते हैं, अब उसको सिर्फ हराकर ही पूरी दुनिया के सामने शांति स्थापित की जा सकती है। अगर आप सोच सकते हो कि कूटनीति के द्वारा और कोई जो यंत्र मंत्रों के द्वारा उसको बिल्कुल भी नहीं रोका जा सकता है। तो आपके सामने ये थी यूनिट नंबर 3, यहीं पर अपनी मास्टर क्लास फर्स्ट को समाप्त करते हैं। यूनिट जो आपके 3rd और 5th है उसकी अलग से क्लासेज और देखने को मिलेंगे आपके सामने। तो चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जोर से लाइक कर देना, और अपने दोस्तों को जोर से शेयर कर देना। धन्यवाद।